सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में जो उसका इतिहास पार्ट है, उसका चैप्टर नंबर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इससे पहले का जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें हमने इतिहास की प्रारंभिक जानकारी की थी। चैप्टर था क्या, कब, कहाँ और कैसे। और ये दूसरा चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें हमने बात की है कि मानव प्रारंभ में मानव किस प्रकार का था। जिस प्रकार से हमें आज मानव अप टू डेट दिखाई देता है, प्रारंभ से मानव ऐसा नहीं था। उस मानव का धीरे धीरे विकास हुआ। उसको कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं थी, वो केवल शिकार करके अपना पेट भरता था। उसके बाद में धीरे धीरे उसने विकास करते हुए किस प्रकार से भोजन का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी में उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? क्या ऐसी बात थी क्या? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। अब देखिए, आरंभिक मानव। जब मानव का विकास हुआ तो आरंभ में मानव किस प्रकार का था, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, यानी जो घूमते फिरते हुए, शिकार करते हुए अपने भोजन का संग्रह करते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। और आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब ऐसा करने के कई कारण थे कि जो प्रारंभिक मानव था वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता क्यों था। इसका पहला कारण ये था कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ये एक दूसरा कारण हो सकता है। और तीसरा कारण यह था कि पेड़ पौधे और फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण भी था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। और पानी हमें मिलेगा झील, झरने और नदियों में। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता और कुछ झील और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। अब ये जो आरंभिक मानव है उसकी हमें जानकारी कैसे मिलती है? एक बार फिर से आप विचार कीजिए कि आज का जो हमें मानव दिखाई देता है, एकदम सभ्य, सूट बूट पहना हुआ आरंभिक मानव, बिल्कुल उसको कपड़े का पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, खाने का ही उसको पता नहीं था,
एक जानवर की तरह वो केवल शिकार करके अपना काम चलाता था। फिर धीरे धीरे कैसे उसने अनाज उगाना सीखा, और उसके बाद में कोई कपड़े, फिर धीरे धीरे लाखों वर्षों में आज की जो हमें मानव की सभ्यता दिखाई देती है, उस प्रकार की सभ्यता का निर्माण हुआ था। तो ये आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। ये पुराने समय के जो लाखों वर्ष पुराने पत्थरों के औजार हमें मिलते हैं, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब ये आपके सामने जो पत्थर के औजार हैं, ये इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल उतारने के लिए या जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये उस समय के पत्थर के औजार मिले हैं। इससे हमें प्राचीन मानव की जानकारी मिलती है। अब देखिए, अब ये जो मानचित्र है, इसमें ये प्राचीन काल में मानव रहता कहाँ था। आज की तरह बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं होती थी, बहुत ही कम संख्या में मानव था। तो वो कहाँ कहाँ निवास करता था, वो देखिए। अब इसमें जहाँ जहाँ लाल त्रिकोण वाले स्थान है, वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। अब आप देखिए इसको। तो ये जो लाल त्रिकोण वाले स्थान है, वहाँ पर जो मानव था उसके रहने का हमें प्रमाण मिला है। जैसे एक तो ये भीमबेटका, इसके बाद में हम चलेंगे तो ये हुस्गी, फिर कुरनूल की गुफाएं, और नीचे जो संकेत है इसके आधार पे नवपाषाणिक पुरास्थल और महापाषाणिक पुरास्थल, आरंभिक गांव और आधुनिक नगर, ये हम मानचित्र में इसके द्वारा हम और भी इनको खोज सकते हैं। अब देखिए, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पत्थर मिल सके। तो लोगों ने निवास ऐसे स्थान पर बनाए जहां पत्थर उपलब्ध हो जाता था, पानी जहां पर उपलब्ध हो जाता था। अब ये जो भीमबेटका है, भीमबेटका यानी आज का जो मध्य प्रदेश है, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। अब आप सोचिए, लोगों ने रहने के लिए ये जगह क्यों चुनी थी? क्योंकि उनको वहाँ पर रहने की सुविधा थी, घर बनाने की आवश्यकता नहीं थी, घर बनाना जानता ही नहीं था वो। और बारिश से बचना है, धूप से बचना है, और जंगली जानवरों से बचाव करना है, तो उसके लिए उसको वो जो गुफाएं हैं उसके लिए वो एक अच्छा स्थान थी। अब जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। ये जो चित्र है, ये मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिला चित्र है। और देखिए इसमें किस प्रकार से जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये शैल चित्रकला, यानी जो चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर जो चित्र इस प्रकार के बनाए हुए थे। अब इसमें एक जानवर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, और पीछे एक जो मनुष्य है वो इसके पीछे भाग रहा है उसका शिकार करने के लिए। अब ये एक पहाड़ी स्थान का चित्र है
जिसका उपयोग आरंभिक मानव अपने निवास के लिए करता था। अब इसमें एक शब्द आया था पुरास्थल। तो पुरास्थल उस स्थान को कहा गया है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में विस्तार से आगे के जो पाठ आएंगे उसमें हमें जानकारी मिलेगी। अब मानचित्र में हमने कुरनूल गुफा देखी थी। यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग उस समय आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। इसमें जो कुरनूल गुफा का जो विवरण आया है, तो ये मानचित्र में एक बार फिर से हम पीछे चलते हैं। तो ये देखिए मानचित्र में ये जो कुरनूल गुफाएं, एक बार ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो ये कुरनूल गुफाएं, अब देखिए दक्षिण भारत में आज का जहाँ पर लगभग ये कर्नाटक तमिलनाडु का भाग है, तो यहाँ पर हमें राख मिली है। इसका मतलब उस समय मानव ने आग जलाना सीख लिया था, आग का उपयोग करना वो जान गया था। तो आगे बढ़ते हैं हम। नाम और तिथियां देखिए, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्द से बना है, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग। देखिए, तो इसको हमने, ये पूरा पाषाण काल का जो समय है वो तो है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, और इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया: पहला आरंभिक, फिर मध्य और फिर उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं, और इसका समय 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे, यानी पीछे पकड़ने के लिए जो हत्था लगा रहता है, मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। और नव पाषाण का मतलब होता है, हमने कुछ स्थानों के जैसे नाम इसमें दिए थे, और अक्सर हमें पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, और जो नया स्थान मिलता है तो उसको फिर नव का काम देकर उसको आगे उसको नाम दे दिया जाता है। तो अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है और उसे नव पाषाण युग कहा जाता है। अब देखिए बदलती हुई जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लग गई। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें 12,000 साल पहले जलवायु में बदलाव आए, घास के मैदान बनने लगे, और इसके कारण से इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। अब मनुष्य ने खेती और पशुपालन की शुरुआत की थी।
अब इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, यानी अपने आप ही उगने लगे थे, मनुष्य ने उसको उगाना शुरू नहीं किया था। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लग गए होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे जो आरंभिक मानव था वो कृषक बन गया होगा। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। अब आप बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया होगा? कुत्तों को पालतू इसलिए बनाया क्योंकि कुत्ता उस समय मनुष्य की सहायता करता था, शिकार इत्यादि करने में सहायता करता, और सुरक्षा के लिए भी कुत्ते का उस समय उपयोग था। अब लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया का उसको नाम दिया गया। यानी मनुष्य ने जब पौधे उगाने शुरू किए और जानवरों की देखभाल करने लगा तो उसको नाम दिया गया बसने की प्रक्रिया। ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग इन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोगों ने उन्हीं पौधों को चुना जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रख सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता जो आमतौर पर अहिंसक होते। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। उदाहरण के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। अब यदि हम इनके दांतों को देखेंगे तो इसमें ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो दांत बड़ा है वो जंगली जानवर का है और ये जो छोटा दांत है वो पालतू जानवर का दांत है। तो ये बसनी, ये सूअर के ही दोनों दांत दिखाए जिसमें एक जंगली सूअर का और एक पालतू सूअर का है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी का नंबर आता है। अब एक नवीन जीवन शैली उपयोग में आने लगी। अब तुमने किसी पौधे के बीज को बोकर देखा तो तुम पाओगे कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जो अनावश्यक बीच में पौधे उग जाते हैं मुख्य फसल के साथ, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी और बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा और इस प्रकार से उन्होंने अनाज को संग्रह करने के उन्होंने तरीके निकाले। अब देखिए, ये जो अनाज के उपयोग है उस समय बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए उस समय अनाज का उपयोग किया जाता था। अब देखिए, अब उस समय जो जानवर थे उन जानवरों को चलते फिरते खाद्य भंडार कहा गया। खाद्य भंडार यानी जो हमें खाद्यान्न देते हैं। तो जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है।
यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। अब भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, यह आप निश्चित रूप से जानते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में हम इसका पता करते हैं। अब जो हमने ऊपर मानचित्र देखा था पहले, जहाँ पे हमने कुरनूल की गुफा देखी थी, तो उसमें कई उसमें नीले वर्ग दिख रहे हैं। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए गए थे। वास्तव में ये जो निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी, यानी इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया गया और इनमें बहुत से रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे और वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह में पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान उसमें कर सकते हैं। अब मनुष्य ने स्थायी जीवन की ओर उसका वहाँ पे काम होना शुरू हो गया था, तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के भी निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में ये स्थान है। तो बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इसे इन्हें नव पाषाण युग का माना गया। इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए आज का मानव करता है। उसी तरह प्राचीन प्रशस्त्र युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देखिए नवपाषाण युग के कुछ उपकरणों के ये नमूने हैं। सारे के सारे पत्थरों से बने हुए हैं। कुछ छीलने के लिए, कोई पीसने के लिए और कूटने के लिए, इस प्रकार से इन औजारों का उपयोग होता था। अब ये जो उस समय का मिट्टी का पात्र है, निश्चित रूप से इसमें अनाज रखने के लिए इनका उपयोग होता होगा। तो नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण यानी इनको सजाया भी गया है चित्रकारी के द्वारा, और बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते हैं। ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब आप देखिए मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। तो मानचित्र 2 और पृष्ठ 13 में हम मेहरगढ़ एक बार ढूंढते हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 देखिए, ये मानचित्र हमारा 2 है। इसमें ढूंढेंगे हम मेहरगढ़। ये देखिए, ये मेहरगढ़ है और आज का ये पाकिस्तान के अंतर्गत है। ये वर्तमान भारत की इस प्रकार से सीमा है। इसको एक बार हम थोड़ा सा इंगित करते हैं। ये देखिए, ये वर्तमान सीमा है और ये जो है ये क्षेत्र आज का पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो ये मेहरगढ़ जिसकी अभी हमारे सामने बात आई थी, ये मानचित्र में हमने मेहरगढ़ को देखा है। आगे फिर जहाँ से हमने इसको विषय को
हम प्रारंभ कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वहीं पर हम फिर चलते हैं। तो ये मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मानचित्र 2 में हमने मेहरगढ़ को ढूंढा। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है और मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उनसे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो मेहरगढ़ में एक ऐसी कब्र मिली है जहां एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः ये मानते हुए कि परलोक में मृतक के खाने के लिए उसको चाहिएगा, इसलिए बकरी को भी उस समय साथ में दफना दिया। अब देखिए, इसमें ये जो एक कब्र का चित्र है और इसमें हमें ये तो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तो हमें मनुष्य का कंकाल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये जो हमें कंकाल दिखाई देंगे ये बकरी के कंकाल में दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसके अलावा और भी कहीं इस प्रकार की हमें जानकारी मिली है। एक यूरोप का एक देश है फ्रांस। फ्रांस में गुफा की गई एक चित्रकारी हमें सामने दिखाई दे रही है। जो सामने जो चित्र दिखाई देगी वो फ्रांस की एक गुफा का चित्र है। अब आप एटलस में यूरोप ढूंढेंगे और यूरोप के बाद उसमें फ्रांस ढूंढिए आप। तो फ्रांस की एक गुफा है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी और इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोह, एसक और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था और यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए उनको बनाया जा सकता है। अब इसमें जो कुछ उपयोगी शब्द आए हैं एक बार फिर से हम उन शब्दों का स्मरण कर लेते हैं। आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नव पाषाण युग और कब्र। अब एटलस में आप तुर्की ढूंढेंगे। ये भी आपको तुर्की ढूंढने के बाद में नव पाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चतालहुक ये तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ही लाया करते थे। तो इस प्रकार से आप देखिए, ये खाद्य संग्राहक से लेके शिकार करना और फिर खाद्य का संग्रह करना और इस प्रकार से मानव ने जो विकास किया था, तो ये पाठ नंबर 2 हमारा इसका पूरा हुआ है और निश्चित रूप से आपने इस पाठ में रुचि ली है। तो मुख्य इस पाठ का उद्देश्य यही है कि हमें हमारे अतीत से परिचय कराया जाए। यानी हम मानव है, ये हमारे बारे में पाठ था कि आज जो हम एक विकसित मानव जो कंप्यूटर चलाता है, वो रेल में यात्रा करता है, हवाई जहाज़ में यात्रा करता है, जो चांद तक पहुंच गया है, यह मानव वास्तव में कैसा था प्राचीन काल में, उस मानव का क्या इतिहास था, किस प्रकार से धीरे धीरे इस मानव ने सीखते सीखते और यहाँ तक उसने विकास कर लिया। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।